पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के बाद सोमवार के कार्यक्रम में। विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत दुर्गापुर वेस्ट बंगाल की कुंडली लेकर के आया हूं। इनके सवाल जो मुझे हिला बैठे हैं, इन्होंने लिखा है, कहनी जाइएगा, बन के रहिएगा, शुरू से अंतिम तक कार्यक्रम देखा करिए और प्रत्येक दिन देखा करिए। और कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं, पर इनके सवाल सबसे पहले बता दूं। मेरी पत्नी से मेंटल मैचिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि मैं किसी और से प्रेम करता था। उसकी शादी होने के बाद में मैंने भी शादी कर ली। अब मेरा जो है वो मेरी जो पहली जो प्रेमिका थी, ऐसा इन्होंने कुछ लिखा है, उसका डिवोर्स हो चुका है और मेरा मन खाली उसकी तरफ जा रहा है। अब क्या उपाय किया जाए? क्या मेरी दूसरी शादी या तलाक के योग हैं? एक बात बताता हूँ, एक इसके जस्ट तुरंत ही नीचे इन्होंने लिखा है कि मैं अपना इनकम कैसे बढ़ा सकता हूँ, हालांकि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। और उसके ठीक नीचे सवाल में लिखा है कि क्या मेरे भविष्य में व्यवसाय के योग हैं, अगर हैं तो क्या हैं। और उसके ठीक नीचे लिखा है कि मेरी एक बेटी भी है 4 महीने की, उसका भविष्य कैसा जाएगा और मेरी आयु कितनी है। पहले सवाल के बाद आपने जितने भी सवाल पूछे हैं ना, ये दरअसल आपके बेवकूफ़ी के निशानी है। हाँ, और सच्चे मायने में मैं आपको आपकी कुंडली का तो कार्यक्रम बनाऊंगा ही, पर आपको सबसे पहले मैं कहूँगा, जब तक, ध्यान से समझिएगा, जब तक आपको आपकी पिछली जो प्रेमिका थी उसके यादों से मुक्ति नहीं मिलती या नहीं मिल सकी थी, तो आपको अपनी पत्नी को गर्भवती करने का अधिकार नहीं था। ये सबसे पहले मानवता का सवाल है, इस वजह से मैंने सबसे पहले कहा है। अपने अंदर झांक करके देखिए, आपकी कुंडली में भी शनि की दशा चल रही है और अभी वक्त बहुत ही ज़्यादा बुरा आने वाला है। शनि, मंगल, राहु सब तीनों अभी आने वाले हैं। शनि में मंगल, शनि में राहु और शनि में गुरु थोड़े ठीक होंगे। इस वजह से भूल करके भी जो गलती आपने लिखा है एक्स गर्लफ्रेंड लिखा है, क्या कहूं, पर मुझे एक चीज बड़ी समझ में नहीं आती है कि विवाह के बाद भी ऐसे कोई योग होते हैं क्या। और मुझे तो लगता है कि इस पे तो आपकी जितनी चपत की जाए वो कमजोर है या कम ही होगी। महामूर्ख प्राणी। यहां देखो, राहु के साथ गुरु बैठे हैं, दोष खुद में है। और यहां देखो, शुक्र यहां नीच के हैं। यहाँ सप्तम भाव के अधिपति चंद्रमा जो हैं वो छठे भाव के अधिपति के साथ अपने भाव से अस्तमस्त गए हैं और गुरु राहु के साथ हैं। मंगल और सूर्य यहाँ बैठे हैं जो इस भाव का प्रभाव कमजोर कर रहे हैं। पीछे पापक ग्रहों का बैठना ठीक नहीं होता। और यहाँ पे शुक्र नीच के हैं, चंद्रमा यहाँ ठीक हैं, शनि आपकी कुंडली में घूम करके यहाँ पे देख रहे हैं, मंगल की भी दृष्टि है। इस वजह से शनि और मंगल का प्रभाव आपकी कुंडली में नौकरी दे देता है। यहां पे राहु, गुरु, शुक्र, बुध सबका प्रभाव है और सूर्य उच्च के छठे भाव में, पर छठे भाव में गुरु राहु के संपर्क में, और चल रही है शनि की दशा। जो ग्रह की दशा चल रही है वो जिस भाव में बैठा है उस भाव का अधिपति उसको देख रहा है, पर 1, 2, 3 से बाहर है, मतलब शत्रुता का भाव रहेगा, क्योंकि जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के अधिपति उसको देख करके आपके प्रभाव को बल तो दे रहे हैं। हालांकि आपकी कुंडली में कोई रोग व्याधि वगैरह नहीं है, लेकिन आपके जीवन को ये परेशान करने पे तुले हैं, क्योंकि ये अति शत्रुता के भाव में बैठे हैं और आपके मानसिक दबाव को बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पे चंद्रमा है, इसको नुकसान मत करिए, समझदारी से भरा निर्णय लीजिए। अगर ऐसा ही निर्णय लेना था तो 4 महीने की बच्ची के बारे में कौन सोचेगा, और उसके भविष्य के बारे में पूछने वाले आप कौन होते हैं? क्योंकि आपने अगले सवाल में तो ये पूछा, इसके पीछे तो पहले आपने पूछ रखा है। जो गलती आपकी पूर्व प्रेमिका ने करे हैं
पूर्व प्रेमिका, पूर्व प्रधानमंत्री को याद करिए, नेहरू जी। नेहरू जी के बारे में आप लोगों को एक बात बताता हूं। दरअसल हम जो इतिहास पढ़ते हैं उसमें संपूर्णतया हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी का प्रभाव है। वो जिसको चाहते थे उसके बारे में जो है वो उसकी जो है वो कशीदाकारी कर रखी है, और जिसको चाहते थे कि जिसका इतिहास आने वाली पीढ़ी ना पढ़े उसके बारे में उन्होंने लिपापोती कर दी। जिसको पढ़ाना था उसको पढ़ाया नहीं, और जिसको नहीं पढ़ाना था उसको पढ़वा रहे हैं, और उन्हीं की जो कथनी करनी है जो हमारा भारत भोग रहा है। नहीं तो आज इतिहास कुछ और होता और हम पढ़ कुछ और रहे होते। ये उनकी जो है वो नाकामयाबी ही कही जा सकती है, या उनके मतलब पूरे संपूर्णतया उसकी बात करूं तो ठीक वही बात आपको कहूंगा। पूर्व हैं वो, और उसको अब दोबारा इस जीवन में आने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो आएगी तो आपके संपूर्ण आपका केंद्र खाली है। प्रभु भगवान, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, ऐसी गलती कुछ मत करो, और दिव्य दृष्टि से अपने उस बच्ची को देखो जो अभी पैर खोलना भी अच्छे से नहीं जानती है और पैर पटकना भी अच्छे से नहीं जानती है। अगर इतनी ही स्थिति कमजोर है आपके मन की, क्योंकि आपकी कुंडली में चंद्रमा जो हैं वो दोनों ही तरफ पापक ग्रह से ग्रसित हैं। इसके ठीक पीछे शनि चौथे भाव में, और ठीक आगे शनि मंगल, ये चंद्रमा के प्रभावों को कमजोर कर रहे हैं। और दशम स्थान के अधिपति शनि अति शत्रु के भाव में आपके मानसिक, आप पहले खुद का इलाज कराइए, क्योंकि मैं समझता हूं कि नौकरी लगने से कोई आपको, मैं यही तो समझता हूं, मुझे कई बार लगता है आपका चंद्रमा खराब है, याद उसकी नहीं आती। आप अपना इलाज कराइए, शिव जी की पूजा करिए। और ये आप लोगों को ये फैशन में पता नहीं कहां से किसने ये बात रखी है कि विवाह के बाद तो फिर इसका क्या, आपने 3 जिंदगियां बर्बाद करी ना। एक उसकी, क्योंकि उसने आपके प्रभाव में आकर के पता नहीं कैसे उसने तो अपना विवाह चौपट कर दिया, बेवकूफ़ी वहां पे सबसे पहले उसका प्रमाण मिल गया। दूसरे नंबर पे आप अपना बर्बाद करोगे, तीसरे नंबर पे आपकी पत्नी, और चौथे नंबर पे आपकी बच्ची, और 5वें नंबर पे आने वाली संतति जो दोबारा विवाह करेंगे, और उसका होगा क्या, भूल के भी नहीं। ये शनि की दशा है, इस वजह से आपका माथा खराब है। लाजवर धारण करिए, शिव जी की पूजा करिए। आपका चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित है, और बहुत ज्यादा वो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गुरु आपसे ये पाप कराना चाहते हैं राहु के संपर्क में आने के कारण, और राहु शुक्र में आने के कारण आपसे जो है वो ऊर्जा की क्षति करा रहा है। यादों पे बसेरा आपकी पूर्व प्रेमिका का नहीं है, भगवत भक्ति का होना चाहिए। भगवान की शरण में जाइए, उनसे गुहार लगाइए, हे भगवान मेरे दाम्पत्य को बचा लो, क्योंकि आपकी कुंडली में दाम्पत्य टूटने के 100% से भी ज्यादा योग बने हैं। जब ये जान गए कि दाम्पत्य टूटने के योग ज्यादा हैं, तो हम उसे बचने का प्रयास क्यों ना करें। क्या तोड़ देना सही रहेगा? तो फिर आपने ज्योतिष से सीखा क्या? ज्योतिष किस चीज में मदद करता है? ये होने वाला है। तो जब ये आपको बात संदेहास्पद या फिर पूरे तरीके से क्लैरिफाई हो रही है कि ये होने वाला है, और आपको पता भी है कि ये होके रहेगा, तो हम क्या उससे बचने का प्रयास नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर मेरे पास आने और आपकी कुंडली के अध्ययन करने का फल क्या हुआ? आपकी कुंडली में दाम्पत्य टूटने के योग हैं, क्योंकि केंद्र खाली है। नवमांश कुंडली में शुक्र नीच के हो रहे हैं, और द्वितीय भाव में बुध चंद्रमा के साथ है। आपके निर्णय गलत होंगे, क्योंकि मंगल जो है वो मीन वृषभ के बैठे हैं, और यहां पे वो वृषभ राशि में अग्नि तत्व के ग्रह होकर के भूमि तत्व की राशि में बैठे, और उस पे किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, उल्टे शनि की दृष्टि है। और पंचम भाव में शुक्र आपके प्रेम को उतावलेपन से युक्त रख रहे हैं, और शनि तो आपके अति शत्रु हैं। वो किसी भी तरीके से आपके प्रत्येक चीजों को शत्रुता में बदलना चाहते हैं, भूल करके भी नहीं। जो गलती उसने करी है वो आप ना करिएगा, ये बात मैं बार बार कहूंगा, क्योंकि आपकी कुंडली में अभी वैसा ही योग चल रहा है। जैसे ही शनि के बाद बुध की दशा आएगी या गुरु आएंगे 26 के बाद, ठीक हो जाएंगी चीजें। वक्त देना पड़ता है, क्योंकि आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा कमजोर नहीं होते तो आप ये बात सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि आपका मन बड़ा कमंडल बना हुआ है, और वो भी अधकचरा। क्योंकि मैं एक बात बताऊं, मैं ऐसे व्यक्ति को सामान्यतया ज्योतिषी के अतिरिक्त भी बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, जो विवाह होने के बाद ऐसे टुच्चेपन वाली बात करता है। और मैं तो समझता हूं कि अगर आप मेरे सामने होते तो थप्पड़ में अब तक जड़ चुका होता, क्योंकि आपको अधिकार नहीं है, ये करने का अधिकार खत्म हो चुका है। विवाह करने से पहले भाग जाते या अपने आप को नष्ट कर लिए होते, पर उसके बाद ये काम आप नहीं कर सकते। ये आपका अधिकार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि विवाह सनातन धर्म में टूटने के परंपरा से मुक्त है। यहां विवाह टूटते नहीं, ये बंधन हमेशा का होता है। आप अगर किसी और धर्म से आते जहां पे 3-4 विवाहों के योग है, तो वहां पे भी बंदिशें हैं, तो ये नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपके निर्णय गलत हो सकते हैं साबित।
तो आप ये नहीं करेंगे। दूसरा, अभी शनि की दशा चल रही है, 2029 तक ये आपको परेशान करेंगे। आपकी कुंडली में मंगल रोहिणी नक्षत्र का है, चंद्रमा जो है वो शतभिका के हैं और इस कारण से वो डमाडोल है। बुध और चंद्रमा द्विद्वादश के संबंध में है और मंगल जो है वो किसी भी तरीके से नुकसान में है। कारण यहां भी वो रोग भाव में, सूर्य यहां पे अष्टम में, ये जो यहां पे आप देख रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है। यहां भी सूर्य ये ठीक नहीं होता है क्योंकि छठे भाव में है, आपके पेट के रोग को वृद्धि देने वाले हैं। और मैं ये बात 100% कह सकता हूं कि यहाँ पे जो बनी है बात, ये तोड़ने के लिए बनी है, तो भूल से भी तोड़िएगा मत, नहीं तो फिर आगे मशक्कत बढ़ जाएगी। और मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली अच्छी बनी है, चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठे हैं, आपकी कुंडली के चंद्रमा जो है वो पक्ष बल से कमजोर है। इस कारण से मैं ये बात कहूं कि अपने आप को संतुलित करिए, शांत करिए। काम पे, उद्वेग पे नियंत्रण स्थापित करना मनुष्य का परम कर्तव्य होता है। और मैं समझता हूं कि विवाह जो है वो विवाह होता है जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, तेज, वायु और आकाश, इन सबको साक्षी मान करके आपने उसका पाणी ग्रहण किया था और उसने ही आपको संतति भी दी है। अरे बात बताऊं, एक बात बताता हूं, दरअसल आप कुछ भी गलत करने से पहले उस बच्चे के बारे में सोच लेना। ये मैं इमोशनली नहीं, आपके पक्ष से बता रहा हूं, क्योंकि आपका चंद्रमा खराब है, आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। उत्तरायण में जन्मे हैं, ग्रीष्म ऋतु के, थोड़ी बहुत दूरी बना सकते हैं तो बना लीजिए, पर छोड़ने की बात मत करिए। शतभिका नक्षत्र में जन्मे हैं आप, राहु से प्रभावित, बहुत सारी चीजें आपको दिख जाती हैं और बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख जाते हैं। ये कर लूंगा, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तमाम तरीके के झोल दिमाग में बनेंगे। पर नहीं, भवकरण ब्रह्म योग, ये दोनों ही चीजें अच्छी हैं। शूद्र वर्ण और राक्षस गण के जन्मे हैं आप। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि एज्यूम जो होता है वो बहुत ज्यादा है और भविष्य को समझने की ताकत व्यक्ति में ज्यादा है। आप देख नहीं सकते और कोशिश कर रहे हैं, पर वो गलत हो सकता है। शूद्र वर्ण और राक्षस गण के हैं, अपने व्यक्तित्व को और भी ज्यादा वैभवशाली बनाने से पहले आत्मीयता से युक्त रखिए। और मैं नहीं समझता हूं कि शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण ही ये बात सही है, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार आपके दाम्पत्य पे उसकी चोट पड़ती है। ऐसा मत करिएगा। गुरु राहु के साथ यहाँ पे जो हुआ है वो बिल्कुल अच्छा है, उनके साथ संबंध बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए और निश्चित रूप से बाह्य प्रभाव में मत आइए, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि मंगल का प्रभाव आपको नेस्तनाभूत कर देगा। ये बात मैं कह रहा हूं, ये बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आपके पास सब कुछ होते हुए भी छीन लेंगे और अंतिम में पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं रहेगा। बाकी आपकी कुंडली में वैभवशाली, और मैं एक बात और बता दूं, दरअसल ऐसे किसी भी लोग की कुंडली मैं ज्योतिषी बनकर नहीं देखता जो इस तरीके के बेवजह के सवाल पूछते हैं। मैं आपको एक बात कहूंगा, आपकी कुंडली में शनि लग्न में बैठे हैं, गंभीर होइए, शांत होइए, स्थिर होइए और सबसे अच्छी बात है कि आप न्याय करिए। न्याय यही कहता है, आपने जिसका पकड़ा है दामन उसको नदी पार कराइए, बीच में नहीं छुड़ा सकते। दूसरे नंबर पे आपकी कुंडली में गुरु राहु के साथ है, राहु शुक्र के साथ है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के अंदर का जो होप होता है, उसके अंदर की जो पॉजिटिविटी होती है, उसके अंदर का जो स्थिरता जो उसके अंदर होती है वो कमजोर होती है और कहीं ना कहीं वो आपको प्रभावित कर रही है। निश्चित रूप से आपका जो होता है ना, जैसे कि एकदम बिल्कुल ही क्लीन होना, बिल्कुल ही स्पष्ट होना, बिल्कुल ही साफ होना और बिल्कुल ही शुद्ध होना, वह आपको गलत और गंदा कर रहा है। एक निश्चल अविधारा आपके पास नहीं है, जिसके कारण, और वो आपके धारा के प्रवाह को अवरुद्ध करना चाहती है। दरअसल उसने अपना जीवन तो नुकसान करा तलाक दे करके, और अब आपके जीवन को भी बर्बाद करना चाहती है। इस वजह से बिल्कुल उनसे तौबा मचाइए। दूसरे नंबर पे गुरु राहु और केतु के संपर्क में है, भयंकर जो है वो यहाँ पे विवादास्पद स्थिति बनी हुई है, यहाँ ठीक नहीं है। ये गुरु और राहु का एक साथ बना, वैदिक ज्योतिष का सिद्धांत कहता है गुरु राहु के साथ आते हैं तो कई बार धमा चौकड़ी बहुत मचाते हैं, और खास करके पंचम भाव में। वहां नीच के बुध भी हैं, ये बात विचार करिएगा, जो कई बार शुक्र को भी प्रभावित करेंगे और पक्के तौर पे करेंगे। पर मैं समझता हूं कि किसी भी तरीके से अगर इस स्थिति को ठीक करना होगा तो उसके लिए सबसे पहले आपको बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए। अपने आत्मबल को जागृत करिए, खुद को पहचानिए। तीसरे नंबर पे बात कहूंगा, नवांश कुंडली में शुक्र नीच के हो रहे हैं, सप्तम भाव के अधिपति बुध के साथ बैठे हैं, जो रोगेश और प्रतियोगिता, वो दुश्मन बनाना चाहते हैं या दुश्मनी पैदा करना चाहते हैं। और उसके ठीक पीछे सूर्य मंगल और केतु बैठे हैं, राहु केतु का संपर्क है, ये ठीक नहीं होता है। सप्तम भाव के अधिपति के ऊपर केतु की दृष्टि और चंद्रमा के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, न ही सप्तम भाव पे और न ही सप्तमेश पे।
इस वजह से भी ये परेशान करने का योग आपकी कुंडली में बना है। इसमें उस बच्ची के माता का क्या दोष है? आपकी कुंडली भुगतने को तैयार है, आपकी कुंडली भुगतेगी और आप भुगतने को तैयार होने चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली कमजोर है। इसमें उस पत्नी का कोई दोष नहीं है जिसको आपने ब्याह करके अपने घर पे लाया। क्या दोष है उसका? कुछ दोष नहीं है। आप अपनी कुंडली को श्रेष्ठ बनाइए, आप अपने ऊपर काम करिए। तलाक दे देने से क्या आपको लगता है कि आप मानसिक रूप से शांत हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, और भी ज्यादा आपकी परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि आगे आएंगे बुध, जो इस कुंडली के लिए अष्टमेश और पापी ग्रह के अधिपति होते हैं। और मैं एक बात बता दूं, अगर आप मुझसे सलाह लेने आए हैं, मैं आपको 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, 1,00,000 बार कहूंगा, विवाह सर्वोच्च संस्कार होता है और उसको निभाना आपका परम पुनीत कर्तव्य होता है। मैं इस मार्ग में बिल्कुल भी आपको कभी भी हाँ तो नहीं कर सकता, चाहे आपकी कुंडली कितनी बार भी हाँ करे, क्योंकि मेरा काम आपको सही राय देना है, उलझाना नहीं है। आपकी कुंडली का चंद्रमा खराब है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आपकी कमजोर है, उसको काम करिए और गलती से भी उसके संपर्क में ना आइए जो आपके जीवन में मात्र बूंद पड़ने से ही जहर बना सकती है। गुरु राहु के साथ है, खुद के व्यवहार को बदलिए, ठीक नहीं है ये। और आप व्यवसाय, आपने पूछा है व्यवसाय के बारे में, अगर मैं कहूँ तो आपकी कुंडली में नौकरी के ही योग ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि शनि और मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं। दशम भाव पे शनि की दृष्टि है, व्यवसाय के योग इस कुंडली में बड़े कमजोर हैं। आप वृश्चिक लग्न के हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, और कुछ भी सही नहीं होता। जो हो गया है उसको ठीक किया करिए। उसको ठीक करने का जितना वक्त आप उसको देंगे, उससे थोड़ा ही वक्त अगर आप अपनी पत्नी को देंगे तो ये रिश्ता बिल्कुल ही नर्चर हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा फल फूल जाएगा और बेहतर बन जाएगा। समझने का प्रयास करिए। आपकी कुंडली का बुध कमजोर है, आने वाली दशा पे सतर्क रहिए, क्योंकि ये शनि आपसे गलत करवाएंगे और बुध की दशा आपसे गलत परिणाम भोगने को तैयार रखेगी। शांत, स्थिर और गंभीर, यह बहुत आवश्यक है। आपकी कुंडली में तो यहाँ शनि बैठे हैं और ये तो लॉन्गिविटी देते हैं, यहाँ पे बुध और चंद्रमा है। आपकी पत्नी का दाम्पत्य खराब नहीं है, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उनकी कुंडली का दाम्पत्य अच्छा होगा। आपकी कुंडली का दाम्पत्य खराब है, जो आपसे एक परिणाम गलत करवाना चाहते हैं, क्योंकि शनि है, वो करवाएंगे, आपको अलग रखेंगे, आइसोलेट करेंगे, कभी किसी से बातचीत करने का मन नहीं करेगा, अकेलापन बड़ा व्यक्ति के ऊपर हावी होता है, मन चिंतित, परेशान, व्यथित और आक्रांत रहता है, क्योंकि चंद्रमा पहले ही कमजोर हैं और शनि आपकी कुंडली में अति शत्रु के भाव में बैठे हैं। शनि पे मंगल का प्रभाव है, लग्न के ऊपर मंगल का असर है, तो आपसे जल्दबाजी में कोई भी निर्णय कराना चाहता है, और ये कर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, बच के रहिए। दूसरे नंबर पे आपकी कुंडली के लिए 6 तारीख 6 अंक अच्छा रहे, 4 नंबर की राशि यानी कि कर्क राशि और मीन राशि अच्छी रहे। आपकी कुंडली के लिए धन कमाने के लिए, आपकी कुंडली में नौकरी है, उसी को करने की आवश्यकता है। वैभव से संपत्ति से संबंधित आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, और मैं समझता हूं कि अगर आपको चेक करना हो कि कौन सी पत्नी श्रेष्ठ बनेगी, तो दोनों की कुंडली से सामने लेके आइए, फिर आपको मैं बता दूंगा। और वस्तुतः मुझसे आप तो बात जरूर करना, क्योंकि जब तक ऐसे लोगों की मैं कान न खींचूं मुझे पसंद नहीं है। आपसे बात करनी होगी, और ये गलती आप मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त भी नहीं कर सकता ऐसी चीजें, ये बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है किसी भी तरीके से। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। विवाह मतलब सर्वोच्च, और विवाह मतलब सबसे बढ़िया। विवाह का मतलब चाहे जैसा भी हो उसको निभाओ। मेरी नानी जो है वो थोड़ी पैर से टेढ़ी चलती थी, पर मेरे नाना जी बड़े प्रेम करते थे, क्योंकि वो संस्कारों से बंधे थे। आपके पिता ने आपको संस्कार कमजोर दिए हैं क्या, या आपकी माता जी ने आपके ऊपर संस्कार का कमजोर बोझ डाला है, या दबाव डाला है, या नहीं दिया है? लो बोल दिया। गीता जी के 11वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? यही है जो मैंने पिछले दिन के कार्यक्रम में आपको बताया था। वहां पे भगवान ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया है। लंबी भुजाएं, चौड़ी छाती, सहस्त्र मुख और जिह्वा लपलपाती। उसमें से कुछ रूप जो हैं वो बिल्कुल ही कोमल दिख रहे हैं, उसमें कुछ स्वरूप जो हैं वो बिल्कुल ही विशाल और रौद्र दिख रहे हैं। उसमें से भगवान ने अर्जुन को कुछ रूप ऐसे दिखाए हैं जो बिल्कुल ही देख करके मन विह्वल हो जाए, कुछ रूप ऐसे दिखाए हैं जहां बिल्कुल ही मन को शांति मिल जाती है, कुछ रूप ऐसे दिखाए हैं जहां बिल्कुल ही बड़ा सन्नाटा छा जाता है, और कुछ रूप ऐसे दिखाए हैं जहां बिल्कुल ही मन तैरने को उद्वेगित हो जाता है। कुछ रूप ऐसे दिखाए हैं जहां बिल्कुल ही कोमल, कुछ बिल्कुल ही सरल, कुछ बिल्कुल ही कठोर और कुछ बिल्कुल ही खराब। जैसे खराब तो होता नहीं है, वो चीरने वाला नृसिंहावतार। उसके बाद समस्त रूपों का एक साथ ही दर्शन जब अर्जुन को हो जाता है, तब उन्हें सच्चे मायने में पता चल जाता है कि नहीं, सूक्ष्म से लेकर के स्थूल तक और स्थूल से लेकर के चैतन्य तक हर जगह जो है वही मेरे सामने अभी विद्यमान है। इसका मतलब है कि ये जरूर जो भी कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि वस्तुतः
जो इतने सारे रूपों में और इतने सारे कण में, प्रत्येक कण में विराजमान है, तो निश्चित रूप से वो गलत नहीं हो सकता है और वो झूठा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बहुरूपिया तो कोई है नहीं जिसकी विशाल भुजाएं जो है वो कुरुक्षेत्र के मैदान को पूरे क्षेत्र को घेरने के लिए काफी है, और जो समस्त विश्व पे राज्य कर रहा है, जिसके प्रभाव से कोई भी प्रभावित ना हो, ऐसा होता ही नहीं है या हो ही नहीं सकता है। कुछ ऐसे ही प्रभावों से, संपन्नता से युक्त होकर के भगवान ने अर्जुन को अपने दिव्य और विराट स्वरूप का दर्शन कराया है। 2 ही बार तो दिखाया है, मैया जी को और एक बार दुर्योधन को, लेकिन उसे दिखा नहीं था। और युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र का मैदान, और बाकी जगह भी तो दिखाया है उन्होंने, हर बार तो दिखाया ही है और अभी भी दिखा रहे हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कुछ इसी तरीके से तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।